नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल औसत ज्ञान में। दोस्तों आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का जो है भूगोल चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है, जल संसाधन। तो हम उसके जो है एमसीक्यू करेंगे। उसमें जो भी एमसीक्यू प्रश्न बन रहे हैं, हमारे जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो हम करेंगे, क्योंकि इस बार जो है हमारा एग्जाम जो हो रहा है वो 2 टर्म में हो रहा है। एक है मिड टर्म, दूसरा है फाइनल टर्म। तो मिड टर्म में कैसे आ रहे हैं पेपर, एमसीक्यू बेस्ड पेपर आ रहे हैं। तो हमारा मुख्य फोकस क्या है कि जितना से जितना हो सके हम एमसीक्यू प्रश्न कर लें, ताकि हमें जो है आगे दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी वीडियो को जो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखें। मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको ये जो है पूरा जो है इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस पार्ट से सारे एमसीक्यू जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं ये उसमें इसमें ये सारे एमसीक्यूज़ हैं। तो प्लीज़ इस चैप्टर को देखिए पूरा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कि जल किस प्रकार का संसाधन है। इसमें पहला कहा गया है कि जल जो है वो किस प्रकार के संसाधन। देखिए संसाधन क्या है, संसाधनों को हमने पढ़ा था, हमने पिछले पार्ट में ये पढ़ा था कि संसाधनों को विभिन्न तरीकों से बांटा गया है, संसाधनों को कई भागों में बांटा गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि जल जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन दिए हैं इसमें, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, मानव निर्मित, उपयुक्त सभी। देखिए नवीकरणीय क्या होता है, जो कि कभी ना खत्म हो। अनवीकरणीय क्या होता है, जो कि एक बार यूज कर लेने पे खत्म हो जाता है। देखिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि एक बार जल को ऐसा है नहीं कि क्या हम एक बार जल को यूज कर लेंगे जल खत्म होने वाला है, बिल्कुल नहीं होगा। नवीकरणीय हमें लग रहा है कि हो सकता है। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है, मानव निर्मित। यानी ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि जल को मानव ने थोड़ी बनाया। मानव निर्मित क्या होता है, जिसको मानव बनाता है, तो ये मानव निर्मित तो होगा नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन होगा नवीकरणीय। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए नवीकरणीय। अब है प्रश्न नंबर दूसरा कि पृथ्वी के संपूर्ण जलीय भाग को कहा जाता है। पृथ्वी का जो संपूर्ण जलीय भाग है उसको क्या कहा जाता है। इसमें ऑप्शन ए है जलमंडल, जैवमंडल, सागर और महासागर। देखिए जलमंडल कहा जा सकता है, ये हमें लग रहा है, तो चलिए हम इसको रख लेते हैं। जैवमंडल ये तो होगा नहीं, जैवमंडल। सागर, सागर भी हो सकता है, महासागर भी आप कह सकते हो, लेकिन नहीं। एक सागर और महासागर की अगर आप बात लेते हो ना, तो वहाँ पे ना किसी एक प्रॉपर एरिया का नाम आ जाता है। अगर हमने किसी सागर का कहा तो आप ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरा पृथ्वी पर जितना जल है वो सबकी बात कर रहा है। आपको ये पता लगेगा कि ये जो है ये पृथ्वी के किसी क्षेत्र के बारे में हमें बता रहा है। लेकिन जब मैं जलमंडल बोलूँगा तो उसमें पृथ्वी पर जितने जल हैं, चाहे वो छोटे स्रोत हो चाहे वो बड़े स्रोत हो, तो उन सबका नाम आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका हो जाएगा जलमंडल। इसका क्या है, जलमंडल हो जाएगा। अब है तीसरा कि विश्व में जल का कुल आयतन का सबसे बड़ा भाग कहाँ पाया जाता है। विश्व में जो है जितने भी जल हैं, कहा गया कि विश्व में जितने भी जल हैं तो उसका कुल आयतन का सबसे बड़ा भाग, उसका जो है जल सबसे ज़्यादा जल कहाँ पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन है इसमें हिमनद। देखिए हिमनद क्या होता है, बर्फ़ के बड़े बड़े जो होते हैं ढेर, जैसे यहाँ पर अंटार्कटिका का जो इधर एरिया है उधर पूरा बर्फीला एरिया है, तो उसको हम हिमनद कह सकते हैं। नदियाँ, महासागर और झीलें। तो इसमें आपको याद रखने वाली चीज़ है, ये आपको याद करना है कि इसमें जो है जल जो है सबसे ज़्यादा किस रूप में पाया गया है, पाया जाता है, वो है महासागर में पाया जाता है। जल किस रूप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, महासागरों में है। जल का सबसे ज़्यादा जो रूप, जो एरिया है, वो सबसे ज़्यादा जल कहाँ है, महासागर में है। अब है पृथ्वी पर अलवण जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। अलवण जल, यहाँ पर देखिए लवण नहीं है, अलवण जल है, यानी जिसमें लवण की मात्रा ना हो। तो पृथ्वी पर अलवण जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, नदियाँ हैं, झील है, हिमनद है। तो हमें ये देखना है, नदी तो नहीं, नदी में अलवण जल का स्रोत नदी है, तो नदी हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं आगे ऑप्शन क्या है। हिमनद कहा गया है। हिमनद वहीं अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है, बर्फीली जो क्षेत्र है वो, तो हिमनद देखिए हो सकती है झील। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या दिख रहा है हमें, हिमनद। हिमनद ही सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन क्या है इसका, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हिमनद। पर पांचवा प्रश्न है कि पृथ्वी पर लवणीय जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। पृथ्वी पर लवणीय जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है महासागर, महासागर, बी है झीलें, सी है हिमनद और डी है सागर। देखिए सागर जो है वो महासागर से छोटा होता है, तो ये तो कट गया। हिमनद जो है वो जो है अलवणीय जल का होता है, लवणीय जल का नहीं होता, तो ये कट गया। झीलें और महासागर में अगर देखिए तो झीलें, कुछ झीलें मीठे पानी की होती है, कुछ झीलें खारे पानी की भी हो सकती है। बहुत कम झीलें ऐसी होती है जो खारे पानी की होती है, वैसे मीठे पानी की होती है, तो ये भी कट गया। लेकिन महासागर को देखें तो महासागर, जितने भी महासागर है उसका जल कैसा होता है, खारा होता है। और जो महासागर है वो पृथ्वी पर जल का जो है सबसे ज़्यादा महासागरों में ही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए महासागर। अब है जल दुर्लभता के कारण। जल दुर्लभता जो है हमारे जो यहाँ धरती पर जो है जल दुर्लभता क्यों है। जल जो है, जल तो है, बहुत सारे जल है, लेकिन पीने योग्य जल की कमी है, क्यों है। जल का अतिशोषण, जल का अतिशोषण हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जल का अतिशोषण के कारण भी जल दुर्लभता है। जल का अत्यधिक उपयोग, बिल्कुल जल का जब अत्यधिक उपयोग है चल तभी तो जल की कमी हो रही है। अगर जल की उपयोग अत्यधिक नहीं होता तो जल की कमी क्यों होता। इसके अलावा क्या है,
इसके अलावा है जल का असमान वितरण। बिल्कुल जल का असमान वितरण भी है, कहीं पर जल ज़्यादा है, कहीं पर है ही नहीं, किसी स्थान पे जल की प्रचुर मात्रा है, कहीं है ही नहीं। तो ये तीनों इसमें हो सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन क्या है? उपयुक्त सभी। अब है सातवां कि फाल्कन मार्ग के अनुसार। यहाँ पर कोई ये इन्होंने एक व्यक्ति है, उन्होंने क्या कहा कि फाल्कन मार्ग के अनुसार, इसमें है कि फाल्कन मार्ग के अनुसार जल की कमी तब होती है जब, फाल्कन मार्ग के अनुसार जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 10 घन मीटर से कम जल उपलब्ध होता है। यहाँ पर क्या होगा? 10, ऑप्शन बी है 100, सी है 500 और डी है 1000। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, 1000 घन मीटर से कम जल उपलब्ध होता है तभी जल की कमी होती है। अब करते हैं 8वां प्रश्न कि जल का प्रयोग होता है। कहा गया है कि जल का प्रयोग होता है, कहाँ होता है? सिंचाई के लिए, कारखानों के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सही होगा। जल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? सिंचाई के लिए भी होता ही है, कारखानों के लिए भी होता है, विद्युत बनाने के लिए भी होता है, बांधों का जो है बांध बना के वहाँ से जल को से विद्युत बनता है। बिल्कुल, तो इसमें क्या हो गया? उपयुक्त सभी हो जाएगा। वहीं 9वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय में किसका निर्माण करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने अपने समय में किसका निर्माण करवाया? ए है बांध का, बी है झील का, सी है सिंचाई तंत्र का, या डी है उपयुक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी का। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने समय में बांध, झील, सिंचाई तंत्र और भी ये सभी चीज़ें उन्होंने अपने समय में बनवाया था। अब है प्रश्न नंबर 10वां कि जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को क्या कहा? जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को वो क्या कहते थे, वो उनका क्या था बांधों के प्रति विचार? तो ये बहुत ही फेमस बात उन्होंने कही थी और ये जो है आ सकता है बिल्कुल पेपर में, ये इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है आधुनिक भारत का स्तंभ कहा था, बी है आधुनिक भारत का घर कहा था, सी है आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या कहा था जवाहरलाल नेहरू ने? जो कहा था वो कहा था, बांधों को कहा था आधुनिक भारत का मंदिर। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर बताया था। प्रश्न नंबर 11वां है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का लाभ है। जो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं होती है उसका क्या लाभ है? उससे बाढ़ नियंत्रण करने में लाभ मिलता है, बिल्कुल मिलता है। विद्युत उत्पादन में लाभ मिलता है, बिल्कुल मिलता है। मनोरंजन, तो मनोरंजन भी होता है। इसका तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी, ऑप्शन डी होगा। देखिए इसमें क्या है कि इसमें है बहुउद्देशीय, यानी कि जो है एक से ज़्यादा उद्देश्य के लिए जो परियोजनाएं चलती है नदियों में। जैसे कि हमने एक बांध बनाया तो वहाँ से देखिए बांध से बाढ़ नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि जब बरसात का पानी है तो वो बांध में एकत्रित हो जाएगा जिससे बाढ़ आने का खतरा नहीं है। विद्युत उत्पादन करते हैं बांध से, बिल्कुल। मनोरंजन, यहाँ पर आपको डाउट हुआ तो बिल्कुल मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। जैसे बांधों में जो है वो नाव चालन या फिर अन्य जो है स्विमिंग के लिए और भी बहुत सारे तरीकों के लिए किया जाता है। पर्यटन स्थल के रूप में होता है, तो ये भी एक मनोरंजन का ही हो गया। तो ये तीनों होती है। अब है प्रश्न नंबर 12वां कि कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सोन नदी, दामोदर नदी, कोसी नदी, या कृष्णा नदी? सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इसका जो है वो सही ऑप्शन है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब है प्रश्न नंबर 13वां कि सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका होगा नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर। प्रश्न नंबर 14वां है कि कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर स्थित है, क्या है? कोयना, हीराकुंड, मैटूर, या सरदार सरोवर? तो नहीं, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है कोयना। कृष्णा नदी पर क्या स्थित है? कोयना। अब है सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो सलाल परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर, रावी नदी पर, या चेनाब नदी पर, या झेलम नदी पर? इसका सही उत्तर क्या होगा? चेनाब नदी पर। सतलुज नदी जो है सलाल परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है? चेनाब नदी पर। और ये किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में। ये आपको मैप फिलिंग के लिए आ सकता है कि सतलुज नदी को जो है दर्शाएंगे वो कहाँ है। तो आपको चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में ये है चेनाब नदी। 15वां प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है चंबल नदी पर, बी है गंडक नदी पर, सी है सोन नदी पर, डी है शारदा नदी पर। चलिए जल्दी से फटाफट बताइए इसका सवाल क्या, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में है। अब है प्रश्न नंबर 17वां कि दामोदर घाटी परियोजना कौन से राज्यों में है? दामोदर घाटी परियोजना कौन से राज्य में है? ऑप्शन ए है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है हरियाणा एवं पंजाब, और डी है बिहार एवं झारखंड। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा?
चलिए फटाक से बताइए। इसका सही आंसर होगा झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। जो दामोदर घाटी परियोजना है वो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न 18वां क्या है कि भाखड़ा नांगल परियोजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है उसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है। इसका ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है पंजाब, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है उपयुक्त तीनों। चलिए फटाक से बताइए इसका क्या होगा। इसका जो है इसका सही होगा उपयुक्त तीनों। इसका क्या होगा सही, उपयुक्त तीनों। जो भाखड़ा नांगल जो बांध है तो उसका जो संबंध है इन तीनों राज्यों से है, क्योंकि इन तीनों राज्यों का जो एक तरह से जो है इस नदी से जो है इस परियोजना से जो है कुछ ना कुछ लाभ होता है। अब है प्रश्न नंबर 19वां कि भाखड़ा बांध किस नदी पर है। अब भाखड़ा नागल परियोजना तो हमने देख लिया, अब है भाखड़ा बांध है किस नदी पर। तो इसका सही इसका ए ऑप्शन क्या है। इसका ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है सतलुज नदी पर, सी ऑप्शन है गोदावरी नदी पर, डी है कावेरी नदी पर। तो इसका क्या होगा, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है। चलिए फटाक से जवाब दीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन होगा सतलुज नदी पर। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा सतलुज नदी पर। भाखड़ा नागल प्रदेश किस पर स्थित है, सतलुज नदी पर। भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है, सतलुज नदी पर। ये आपको याद कर लेना है। अब है 20वां प्रश्न की इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में बनाई गई। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो किस राज्य में बनाई गई। इसका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है पंजाब, सी है हरियाणा और डी है राजस्थान। इसका जो सही ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन क्या है, चलिए देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है राजस्थान। इसका सही ऑप्शन क्या है, राजस्थान। अब है विश्व की सबसे लंबी नहर के रूप में निम्नलिखित में से जानी जाती है। यहाँ विश्व की बात हो रही है कि विश्व की सबसे लंबी नहर के रूप में कौन सी नहर जानी जाती है। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी नहर, बी है भाखड़ा नहर, सी है सतलुज नहर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो है सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी नगर। इंदिरा गांधी जो नहर है वो जो है विश्व में जो है सबसे लंबी नदियों में से विश्व में सबसे लंबी नदी लंबी नहर है, नहर के रूप में जानी जाती है। अब है प्रश्न नंबर 22वां कि संसार का सबसे लंबा बांध है। संसार का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए है इसमें भाखड़ा बांध, बी है हीराकुंड बांध, सी है नांगल बांध, डी है रिहंद बांध। जिसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है जिसका नाम क्या है, हीराकुंड बांध। संसार का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। अब है 23वां प्रश्न है कि चंबल परियोजना का संबंध है। चंबल परियोजना का संबंध कहाँ कहाँ से है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश एवं राजस्थान से जो है वो चंबल परियोजना का संबंध है। चंबल परियोजना का संबंध क्या है, कहाँ से है, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान से जो है चंबल परियोजना का संबंध है। अब चलिए प्रश्न नंबर 24वां करते हैं कि कोसी परियोजना किस देश में सहयोग से पूरी की जाती है। कोसी परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाती है। तो भूटान है इसका ऑप्शन, चीन है, नेपाल है या पाकिस्तान है। तो इसका क्या है, इसका सही ऑप्शन होगा नेपाल। नेपाल की सहयोग से जो है कोसी परियोजना है उसको जो है पूरा किया जाता है। प्रश्न नंबर 25 है कि भारत के सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए है मैटूर बांध, बी है नांगल बांध, सी है हीराकुंड बांध, डी है भाखड़ा बांध। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है भाखड़ा बांध। जो भाखड़ा बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भाखड़ा बांध। ये आपको याद करना है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भाखड़ा बांध। अब प्रश्न नंबर 26वां है कि संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। तो इसका है हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, रिहंद बांध या नांगल बांध। इसका सही ऑप्शन क्या है, भाखड़ा बांध। इसका भी सही ऑप्शन क्या है, भाखड़ा बांध। अब है 27वां प्रश्न है कि वर्षा जल का सबसे अधिक संग्रहण करने वाला राज्य। जो वर्षा जल होता है तो उसका सबसे अधिक संग्रहण कौन सा राज्य करता है। राजस्थान करता है, मेघालय करता है या फिर राजस्थान मेघालय दोनों करता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं करता है। तो चलिए इसका देखते हैं। इसका जो है ए और बी दोनों, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं वो दोनों जो है वर्षा जल का जो है सबसे ज़्यादा जो है संरक्षण करते हैं। वर्षा जल का सबसे ज़्यादा जो है संरक्षण यानी उपयोग कौन सा राज्य करता है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब है चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, मेघालय। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, मेघालय। देखिए 29वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से जल संरक्षण का प्रमुख कारण है। निम्न में से जल संरक्षण का प्रमुख कारण है।
जल सीमित मात्रा में है, जल तेजी से प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण मात्रा में जल कई स्थानों में नहीं मिल पाता, उपयुक्त सभी। तो इसका जो है जल संरक्षण का प्रमुख कारण क्या है कि देखिए, जल अगर असीमित मात्रा में होता या फिर जल बहुत ज़्यादा तेजी से प्रदूषित हो रहा होता, जल की मात्रा कई स्थानों पर नहीं मिल पाता है, तो इनसे जो है जल संरक्षण का ये कारण मुख्य नहीं है। मुख्य कारण क्या है जल संरक्षण का? क्योंकि जल जो है वो सीमित मात्रा में है। हम जो है पीने योग्य जो जल है वो बहुत ही सीमित मात्रा में, अगर हमने अभी उसका संरक्षण नहीं किया तो फिर हमें पीने योग्य जल नहीं मिल पाएगा। तो यही जो है सही ऑप्शन इसका होगा। अब है तीसरा प्रश्न कि देश के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? जल में जो टोटल जो विद्युत उत्पादन होता है उसमें जो है जल से कितना विद्युत उत्पादन होता है? ऑप्शन है इसके 18% होता है, 20% होता है, 22% होता है या 25% होता है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या है। इसका है 22%। यानी भारत में जितना विद्युत उत्पादक होता है उसका 22% जो विद्युत बनता है वो जल से बनता है। कितना प्रतिशत? 22%। अब है पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जलावृत है? पृथ्वी का जो धरातल है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है जलावृत है? लगभग आधा, लगभग 3/4, लगभग 1/4, लगभग 2/3। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? लगभग 3/4। कितना है? लगभग 3/4 जो है जलावृत है। यानी पृथ्वी का जो टोटल जितना भाग है उसका 3/4 जो भाग है वो जल से ढका हुआ है, वो जो है जल से ढका पड़ा है। अब है प्रश्न नंबर 32वां कि भारत में नवीकरण योग्य कुल जल संसाधन कितना अनुमानित है? भारत में नवीनीकरण योग्य कुल जल संसाधन कितना अनुमानित है? 1290 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष, 1580 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष, 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष या फिर 2022 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष। जिसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष। अब है बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग जल संग्रहित किस प्रकार करते हैं? जो बंगाल है वहाँ जो बाढ़ का मैदान है तो उसमें लोग जो है जल को कैसे संग्रहण किस प्रकार करते हैं? ऑप्शन इसका ए है कि अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल की वाहिकाएं बनाकर, भूमिगत गड्ढे बनाकर वो जल को संग्रहण करते हैं, गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनाकर वो जल का संग्रहण करते हैं, या छत वर्षा द्वारा वो जल का संग्रहण करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि अपने खेतों की सिंचाई के लिए वो बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। जो अपनी खेतों की सिंचाई के लिए वो क्या करते हैं कि जो है नहर की तरह जो है वो जलगाएं बना देती है, उसमें जो बाढ़ आता है वो बाढ़ से जो है उनके खेतों में चला जाता है। अब है 34वां प्रश्न कि देश में 11वीं सदी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसंबंध झील, भोपाल झील, और देखते हैं इसका दो ऑप्शन क्या है। एक है भीमताम झील और नैनी झील। तो इसका जो है भोपाल झील है। इसका क्या है ऑप्शन? भोपाल झील है। जो हमारे देश में जो प्राचीन में एक झील बनाई गई थी भोपाल झील, वो उस समय देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है सबसे बड़ी झीलों में से एक थी अपने समय के। अब है 35वां प्रश्न कि भारत को विश्व की कुल कितना प्रतिशत भाग प्राप्त है? भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 4%। भारत विश्व में जो टोटल वर्षा होता है वो जो है, अगर भारत के क्षेत्रफल में हम देखें तो भारत में जो है विश्व की टोटल वर्षा का 4% भाग ही भारत में होता है। अब है 36वां प्रश्न कि निम्न में से बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ कौन सा है? बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ कौन सा है? ए है नहरें निकालकर भूमि को सिंचित करना, बी है जल विद्युत का निर्माण करना, सी है बाढ़ पर नियंत्रण करना, या डी है उपयुक्त सभी। तो क्या है कि ये सभी, मेरे ख्याल से क्या होगा कि ये जो है ये सभी जो है ये हमें बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ मिल रहा है। हम देखें तो ये जो चारों ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन है, उससे क्या मिल रहा है? पहले तो हमें नहरों द्वारा पानी मिल रहा है तो ये भी हमें लाभ ही है। दूसरा क्या है? विद्युत निर्माण हो रहा है, विद्युत निर्माण से भी हमें लाभ है। बाढ़ पर नियंत्रण हो रहा है तो इससे भी हमारा लाभ हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। अब है 37वां प्रश्न कि बांध किसे कहते हैं? बांध किसे कहते हैं? बांध पूछ ले जाए, बांध किसे कहते हैं? तो हम क्या कहेंगे कि नदियों के बहाव को अवरोधों के माध्यम से रोकना ही बांध कहलाता है। क्या ये सही है? अगला देखते हैं, जल को सुगमता पूर्वक बहने से रोकना बांध कहलाता है, जल को जलाशय में एकत्रित करना बांध कहलाता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा नदियों के बहाव के अवरोध को माध्यम से रोकना। यानी कोई नदी है, उसका जल बह रहा है और अगर हमने उसे किसी माध्यम से, वहाँ पर हमने दीवार खड़ी कर दिया, यहाँ पर हम किसी भी माध्यम से हमने अगर उस पानी को रोक दिया तो वो जो है बांध कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? बांध कहलाएगी। अब प्रश्न नंबर 38 है कि
देश के किन दो राज्यों में जल की कमी रहती है? देश के किन दो राज्यों में जो है हमेशा जल की कमी रहती है? ऑप्शन ए है उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है बंगाल और झारखंड, सी है राजस्थान और गुजरात, डी है बिहार और सिक्किम। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है राजस्थान और गुजरात। क्योंकि देखिए आपको उड़ीसा, बंगाल, बिहार, राजस्थान, आपको चार ऑप्शन में देखिए, राजस्थान में तो आपको पता है कि राजस्थान एक मरुस्थलीय और शुष्क प्रदेश है, इसलिए वहाँ जल की कमी रहती है, तो इसमें कुछ सोचने का था नहीं, इसमें यही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 39 है कि भारत में प्रति व्यक्ति वर्ष में जल की उपलब्धता वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कितनी है? भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कितनी, यानी कि जो विश्व में जो है वो जल की जितनी उपलब्धता है प्रति व्यक्ति पर, यानी एक व्यक्ति को जितना जल मिल पाता है, तो अगर उस हिसाब से देखें तो भारत का कौन सा नंबर आता है? भारत जो है एक व्यक्ति को जो जितना जल देता है तो वो कौन से नंबर पर आता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका होगा 133वां नंबर पर आता है भारत। प्रश्न नंबर 40 है कि निम्न में से कौन नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है? निम्न में से कौन सा नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है? तो इसका तो सी होगा ऑप्शन, सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है। देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया है सरदार पटेल बांध, तो ये दोनों आपस में काफ़ी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन सही क्या है? सही है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। अब है पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की विधि क्यों कम होती जा रही है? जो पश्चिमी राजस्थान में है अब जो है छत वर्षा पर जो जल संग्रहण विधि थी वो अब कम होती जा रही है, तो क्यों होती जा रही है कम? ऑप्शन ए है इसका क्योंकि सरकार द्वारा जल उपलब्ध कराए जाने के कारण, बी है बारहमासी इंदिरा गांधी नहर के द्वारा, सी है सरकारी हैंडपंपों के निर्माण के कारण, और डी है भौम जल उपलब्धता के कारण। तो इसका क्या है सही ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन है बारहमासी इंदिरा गांधी नहर के कारण। वहाँ जो है राजस्थान के जो है कुछ एरिया में जो है एक इंदिरा गांधी नहर जो का निर्माण हुआ है, उसके द्वारा क्या है कि बांध से डायरेक्ट पानी राजस्थान के हर एक क्षेत्र में पहुँचाया जाता है। इससे जो है वहाँ जल की पूर्ति हो रही है, और जब लोगों को जल की पूर्ति होती है तो वो फिर संगारते नहीं है, वो जल को इकट्ठा नहीं करते, संग्रहण नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 42 है कि निम्न में से कौन बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली हानि है? अब है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के हमने लाभ पढ़े, लेकिन हानि कौन सा है? तो ऑप्शन ए कि वनों का क्षरण होता है, बिल्कुल वनों का क्षरण होता है। जब बहुत बड़ी बांध बनाई जाती है तो वहाँ पर जो बांध खाली स्थान में बनती है, जहाँ खाली स्थान होता है वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो क्या होता है कि एक बहुत बड़े वन का जो है क्षरण हो जाता है। जब वहाँ पर पानी इकट्ठा होता है तो वो पेड़ जो है मर जाते हैं, तो एक तरह से वनों का क्या हुआ? क्षरण हुआ। लोगों को विस्थापित करना, अब जो बांध बनाने में जो है उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको जो है वहाँ से हटा दिया जाता है, तो ये भी होता है बिल्कुल। भूकंप आने पर बांध टूटने से बाढ़ का खतरा बना रहता है, और अगर भूकंप आ गया और अगर उससे बांध टूट गई, क्योंकि बांध बहुत बड़ी होती है, भूकंप के छोटे झटके भी जो है अगर बांध में थोड़ी सी भी गड़बड़ी रही तो वो टूट जाएगी, जिससे क्या होता है बाढ़ आने का खतरा भी बना रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये जो सभी कारण है ये उससे बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली हानि है। प्रश्न नंबर 43 है कि पालर पानी क्या है? पालर पानी क्या है? शीत ऋतु में पाले से जमा तालाब का पानी, टाके में संग्रहित वर्षा का जल, भूमि के अंदर एकत्रित वर्षा जल, या फिर तमिलनाडु में छत वर्षा जल संग्रहण को पालर पानी कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है शीत ऋतु में पाले से जमा तालाब का पानी। जो शीत ऋतु में जो पाला यानी शीत जो पड़ता है, ठंडी के मौसम में जो है जो शीत पड़ता है तो उससे क्या होता है पानी एकत्रित हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? पालर तालाब कहते हैं, पालर पानी कहते हैं उसको। प्रश्न नंबर 44 है कि भारत का वह राज्य जिससे छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना प्रत्येक घर के लिए आवश्यक कर दिया गया। भारत का उस राज्य का नाम बताओ जहाँ की छत वर्षा जल संग्रहण, जो छत पर जो वर्षा का जल संग्रहण करते हैं उसको जो है एक तरह से आवश्यक कर दिया है कि प्रत्येक घर में जो है ये सिस्टम होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु ऐसा राज्य है कि वहाँ की सरकार ने ये जो है कंपलसरी कर दिया है कि प्रत्येक घर में जो है छत वर्षा जल संग्रहण होने चाहिए। अब है प्रश्न नंबर 45 कि जो टाका शब्द का कौन सा विकल्प परिभाषित करता है? टाका शब्द कौन सा विकल्प परिभाषित करता है? इसका अर्थ क्या है? तो पहला विकल्प है ये गोल ग्रामीण बैंक होते हैं जिनमें आवश्यकता अनुसार पानी छोड़ा जाता है। बी ऑप्शन है ये गोल शहरी टैंक होते हैं जिनमें से आवश्यकता अनुसार पानी छोड़ा जाता है। पीने का पानी संग्रहित करने के लिए राजस्थान में भूमिगत टैंकों को ही टाका कहा जाता है। या फिर इसका एक ऑप्शन है कि तमिलनाडु में छत वर्षा जल संग्रहण को टाका कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है पीने का पानी संग्रहित करने के लिए राजस्थान में भूमिगत टैंकों को टाका कहा जाता है। तो अब चलिए प्रश्न नंबर 46 पर चलते हैं। तो उसमें कहा गया निम्न में से कौन जल संग्रहण विधि राजस्थान में प्रचलित नहीं है? ऑप्शन ए है जोहड़, बी है खादिन,
डी है गुल या सी है टाका। तो इसका क्या होगा सही ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन है गुल। प्रश्न नंबर 47 है, छत वर्षा जल संग्रहण की टाका विधि देश के किस राज्य से संबंधित है? छत वर्षा जल संग्रहण की टाका विधि किस देश के किस राज्य से संबंधित है? मेघालय, कर्नाटक, तमिलनाडु या राजस्थान? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है राजस्थान। इसका सही ऑप्शन क्या है? राजस्थान। अब है, जल दुर्लभता से क्या आशय है? जल दुर्लभता से क्या आशय है? जल की कमी, वर्षा में कमी, नदी के बहाव में कमी या जल की सीमित मात्रा? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? जल की सीमित मात्रा। अब है प्रश्न नंबर 49 कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या है? चलिए इसका देखते हैं कि कई योजनाओं को एक साथ बनाना बहुउद्देशीय योजनाएं कहलाती है। यानी बहुत सारी योजनाओं को एक साथ जब बनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। अब चलिए आखिरी प्रश्न है कि मृदा को सिंचित करने व जल को संरक्षित करने के लिए देश शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में गड्ढे बनाए जाते हैं। इन गड्ढों को क्या कहते हैं? यानी कहा गया कि मृदा को जो है सिंचित करने के लिए या जल को संरक्षित करने के लिए, मृदा को जो है सिंचित यानी मृदा को जो है उसमें पानी पहुंचाने के लिए या जल को बचाने के लिए जो देश के अर्धशुष्क राज्य हैं, जहाँ पर सूखे राज्य हैं, विशेषकर राजस्थान और जैसलमेर जैसे जिले में गड्ढे बनाए जाते हैं। वहाँ एक सिस्टम है, वहाँ जो है गड्ढा बनाया जाता है। तो उन गड्ढों को क्या कहते हैं? उन गड्ढों को क्या कहते हैं? खादीन और चोहड़, गुल, कुल या पालर पानी? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? खादीन व चोहड़। तो इसी के साथ जो है हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।